आज आपका जैसे टॉपिक है 1726 का न्यायिक राजपत्र। ये जो आपका न्यायिक राजपत्र है ये 24 सितंबर आपका 1726 में लागू होता है। वहां के सम्राट द्वारा अनुमति मिलती है और ये इसलिए लागू किया जाता है कि कंपनी अपने यहाँ कुछ जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहती थी। जुडिशियल रिफॉर्म मतलब जो न्यायिक गतिविधियां हैं। अभी तक आपने देखा कि कलकत्ता की, मद्रास की और बंबई की जो न्यायिक सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, वो सब अलग अलग था। ठीक है, कलकत्ता में आपने देखा कि सारी पावर कलेक्टर के पास है। मद्रास में आपने देखा कि मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। बंबई में मेयर कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी बल्कि कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह अलग अलग व्यवस्था की गई थी। तो ये अलग अलग व्यवस्था कंपनी को सहज नहीं महसूस होती थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। अब जरा समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मामले कैसे कैसे जाते होंगे। मद्रास का मामला आया तो मेयर कोर्ट का अलग डिसीजन, या वहां का इस्टेब्लिशमेंट अलग, जुडिशियल सिस्टम वहां का अलग। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे जितने भी कोर्ट चल रहे थे कंपनी के अधीन में, वो कोई भी कोर्ट सम्राट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। क्योंकि कंपनी क्या थी? कंपनी एक व्यापारिक समूह है और उस व्यापारिक समूह को यहां व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां का जो जुडिशियल सिस्टम था उस जुडिशियल सिस्टम में विषमताएं थी। ठीक है, तो पहला तो कारण 1726 चार्टर का यही था कि उसको मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। यहां जो न्यायालय थी उसको मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। मान्यता कहां? इंग्लैंड में, क्योंकि यहां के न्यायालयों को मान्यता इंग्लैंड में नहीं थी, क्योंकि यहां के न्यायालयों को कंपनी का न्यायालय कहा जाता था, ना कि सम्राट का न्यायालय। तो पहला कारण यह था कि यहां के जो न्यायालय हैं उनको मान्यता प्रदान किया जाना। दूसरा कारण यह था एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, इसमें जरूरत है आपको, एक रूपता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। अभी तक आपने क्या देखा कि बंबई का अलग, मद्रास का अलग और कलकत्ता का अलग जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम के लिए यह आवश्यक था कि तीनों प्रेसिडेंसी इलाके में एक तरह से व्यवस्था की जाए, तीनों प्रेसिडेंसी इलाके। ठीक है, इसके लिए भी यह जरूरी था कि एक ऐसा चार्टर सम्राट द्वारा पारित किया जाए जो कि यहां जितने भी न्यायिक सिस्टम एक्टिव हैं वो एक रूपता तरीके से वैसा ही बंबई में बने, वैसा ही मद्रास में बने और वैसा ही कलकत्ता में बने। इसी उद्देश्य से इस चार्टर को लागू किया गया, क्योंकि यह चार्टर जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए था। इसीलिए इसे 1726 का न्यायिक राजपत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं थी। ऐसे में क्या होता था, जब वहां के लोग अपने संपत्ति के लिए दावा करते थे तो वो इंग्लैंड में दावा करते थे। मान लीजिए किसी के पिताजी अंग्रेज कर्मचारी के रूप में भारत में आए, भारत में आकर बस गए। ऐसे कंडीशन में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई यहां पे। तो कितनी प्रॉपर्टी बनाई इसकी जानकारी इंग्लैंड में कम होती थी, लेकिन दावा इंग्लैंड में किया जाता था। और इंग्लैंड में मतलब कई फर्जी दावे भी किए जाते थे कि हमारे पिताजी ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई और कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया। तो कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। ठीक है, तो इस कारण से भी वो चाहती थी कंपनी कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम को अगर मान्यता मिल जाएगी तो ये सारे केस उसी प्रेसिडेंसी इलाके में होंगे जहां की कंपनी के कर्मचारी रहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ये सारे केस इंग्लैंड में होते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे कारणों से कंपनी को न्यायालय बनाने की जरूरत महसूस हुई। एक और कारण था कि मद्रास में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मद्रास में जो मेयर कोर्ट की स्थापना हुई थी, आपने पिछली क्लास में देखा कि मेयर कोर्ट कहां स्थापित हुआ था?
मद्रास में 1687 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत वो सफल रहा था। उसको एक सफल न्यायिक व्यवस्था के रूप में एक्सेप्ट किया कंपनी ने और उस प्रयोग को सभी जगह लागू करना चाहती थी वो। ठीक है कि वहां लागू हो गया। क्या है, मेयर कोर्ट में के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते थे वो अपने जुरिडिक्शन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते थे। तो उनका ये कोशिश रहता था कि न्याय जब हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और इसका विरोध कम हो। तो अगर लोकल व्यक्ति उस न्याय में शामिल होता था तो उसका विरोध कम होता था। ठीक है, लेकिन मेयर कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1687 के अनुसार नहीं था, बल्कि 1726 के अंतर्गत उसका रिफॉर्मेशन अलग किया गया, उसको अलग तरीके से इस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि 1726 का जो चार्टर आया उसमें मेयर कोर्ट का क्या रोल था। तो मेयर कोर्ट को मुख्य रूप से दीवानी मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी, यानी केवल सिविल मामलों में। मेयर कोर्ट को 1726 में उसकी आपराधिक अधिकारिता यानी क्रिमिनल पावर छीन ली गई और कहा गया, यानी एम्पावर किया गया उसको केवल सिविल मामलों के लिए। ठीक है, अब बात आती है मेयर कोर्ट, बार बार मेयर कोर्ट की बात आ रही है, उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात आ रही है। तो मेयर कोर्ट में कोई एक व्यक्ति नहीं होता था। ठीक है, मेयर कोर्ट में 9 एल्डरमैन होते थे, 9 एल्डरमैन। इसी 9 एल्डरमैन में से एक मेयर जाता था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसी एल्डरमैन में से एक मेयर का चुनाव होता था। वो एल्डरमैन के भी भूमिका में रहेगा और मेयर की भी भूमिका में। ठीक है, यहां सिस्टम क्या किया गया कि एल्डरमैन जो नियुक्त किए जाएंगे वो मैक्सिमम 9 होंगे। इस 9 में भी ये व्यवस्था की गई कि 2 भारतीय हो सकते हैं। एल्डरमैन की पदावधि क्या होती थी, तो ये बताया गया कि वो आजीवन होते थे, आजीवन। प्लस जरूरी क्या है कि उनका निवास हो। ठीक है, वो तब तक एल्डरमैन बने रह सकते हैं जब तक वो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने निवास त्याग दिया या मर गए तो नहीं बन सकते। बन सकते हैं? नहीं बन सकते। या तो वो जीवित हैं और जीवित रहने के साथ साथ उनका निवास है। ठीक है, तो वो उन सारे मामलों में ये क्या कहलाते हैं, वो एल्डरमैन के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, अब जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, से जुडिशियल सिस्टम को आप 2 भाग में बांट लीजिए, एक सिविल मामला, एक क्रिमिनल मामला। जैसे पहले भी आपको कहा गया कि सिविल मामले की समस्त अधिकारिता मेयर कोर्ट को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? मेयर कोर्ट को। अब तो कंफ्यूजन नहीं है कि मेयर कोर्ट में कौन कौन है। ठीक है ना, जब इसके पास मामला आता था तो उसका विचारण किया जाता था और बहुमत के अनुसार जो सही निर्णय होता था उसको उस मामले में निर्णय दिया जाता था। तो अगर मेयर कोर्ट में कोई मामला डिसाइड हो गया सिविल मामलों में ना, क्योंकि मेयर कोर्ट केवल सिविल मामलों को सुनेगा। ठीक है, तो ये कहा गया मेयर कोर्ट की अपील जो होगी वो गवर्नर इन काउंसिल में होगी, गवर्नर इन काउंसिल में होगी। गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर इन काउंसिल से आप लोग परिचित हैं कि एक गवर्नर होगा और अन्य उसके मेंबर जो होते हैं उन लोग मिलके, जिसे कंपनी अपॉइंट करती है, उन लोग मिलके एक गवर्नर इन काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, तो पहला रिफॉर्म यही था कि सिविल मामलों में मेयर कोर्ट को पूरी अधिकारिता दी गई और अगर यहां मेयर कोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं है तो अपील कहां करेगा? गवर्नर इन काउंसिल। अभी तक जितने भी जुडिशियल सिस्टम आपने अध्ययन किए उसके अंतर्गत गवर्नर इन काउंसिल लास्ट सीढ़ी होता था, लेकिन 1726 के चार्टर द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 1000 पैगोड़ा
1000 पैगोड़ा से ऊपर का मामला है तो उसकी अपील किंग इन काउंसिल में हो जाएगी। किंग इन काउंसिल में हो जाएगी अगर 1000 पैगोड़ा से ऊपर है। पैगोड़ा जैसे आपको पहले भी बताया गया कि मद्रास की मुद्रा को कहते हैं, मद्रास की मुद्रा को पैगोड़ा कहा जाता था, इसलिए यह कहा गया कि 1000 पैगोड़ा से ऊपर का अगर सिविल मामला है तो उसकी अपील किंग इन काउंसिल में होगी। अगर 1000 से कम का है तो क्या होगा, तो गवर्नर इन काउंसिल में निर्णय जो हो गया वो हो गया, फिर वो किंग इन काउंसिल में नहीं जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पहली बार 1726 का जो चार्टर था उसके अंतर्गत, इस जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत मान्यता दी गई कि किंग इन काउंसिल जो कि वहां का सबसे बड़ा न्यायालय था, वहां आप अपील कर सकते हैं। अगर गवर्नर इन काउंसिल से आप रुष्ट हैं, मतलब आपको नहीं लगता कि यहां मेरे साथ न्याय हुआ, तो आप अपील कहां कर सकते हैं, किंग इन काउंसिल। बस उसका कंडीशन ये था कि 1000 पैगोड़ा से ऊपर का मामला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिमिनल मामला, या जिसको कहते हैं फौजदारी मामला। ठीक है, क्रिमिनल मामलों के अंतर्गत जैसा कि पहले ही कहा गया, मेयर कोर्ट को कोई अधिकारिता नहीं थी। ठीक है, तो फिर कैसे सुनते थे, तो गवर्नर इन काउंसिल के ही 5 मेंबर को जस्टिस ऑफ पीस की उपाधि दी गई। ठीक है, इनका मुख्य काम यह होता था कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से जहां अगर अपराध होता है तो उस अपराध के संबंध में सारे तथ्य अपने अधीनस्थों के माध्यम से जुटा के वो ग्रांड जूरी को प्रस्तुत करेंगे। तो ग्रैंड जूरी के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे। ये ग्रैंड जूरी सामान्यतः अधिकतम 23 लोगों की संख्या में व्यक्तियों का समूह होता था। जब इसके समक्ष मान लीजिए मामला आया तो सबसे पहले वो देखेगा कि जो जो तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, तो प्रथम दृष्टिया यानी प्राइमा फेसिस, मतलब जो शुरू में देखने में लगे उसको कहते हैं प्राइमा फेसिस। तो उस समय यह देखा जाएगा कि जो मामला आया है उस मामले में ये दोषी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्रथम दृष्टिया ये मामला नहीं बनता है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसको मुक्त कर दिया जाएगा वहीं पास, फिर आगे मामला नहीं जाएगा। फिर अगर इसको लगता है कि प्रथम दृष्टिया मामला बन रहा है तो उन आधारों का कथन करते हुए वो पेटी ज्यूरी को भेजेगा। पेटी ज्यूरी थोड़ी छोटी ज्यूरी थी और वो फिर सारे मामलों में विश्लेषण करती थी। ठीक है, फिर बाद में विश्लेषण करके वो गवर्नर इन काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेजती थी। वहां अगर व्यक्ति दंडित किया जाता है, इसके आधार पे उस व्यक्ति को गवर्नर इन काउंसिल में दंडित किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्या कहलाता है गंभीर मामला है, मतलब मृत्यु दंड के संबंध में कोई प्रावधान है, तो फिर उसकी अपील फिर किंग इन काउंसिल में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल और क्रिमिनल ये दोनों अधिकारिता दी गई। एक और महत्वपूर्ण 1726 में एक काम किया गया, विधिक शक्ति प्रदान कर दिया जाना, लेजिस्लेशन पावर। अभी तक क्या था कि लेजिस्लेशन की शक्ति कंपनी को प्राप्त थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से वहां अपना विधि बनाते थे, वो विधि बनाते थे और फिर उसको यहां लागू किया जाता था। अब होता क्या था, वहां के जो लोग बैठे हुए हैं वो यहां के परिस्थितियों के संबंध में भली भांति अवगत तो नहीं थे। तो होता यह था कि वहां की जो विधियां यहां आती थी, वो वहां की विधियां यहां के लिए उतनी प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती थी। कई बार वहां की विधियां हमारे कस्टम के अगेंस्ट में होती थी। तो फिर यहां जो गवर्नर इन काउंसिल था, गवर्नर इन काउंसिल ये जो है आपका, उसको दे दी गई विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब विधि बनाने की शक्ति, लेजिस्लेशन पावर। अब ये विधायी शक्ति इसको दे दी गई, इसका मतलब
ये सारी विधियों को बना सकता है, सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए विधि बना सकता है, और इसकी विधि पूरे उस प्रेसिडेंसी इलाके में लागू होगी। 3 जगह प्रेसिडेंसी एरिया था, तीनों जगह गवर्नर इन काउंसिल था, ठीक है, और तीनों गवर्नर इन काउंसिल को यह पावर दी गई कि वो विधि बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, ठीक है। लोकल ज्यूरिडिक्शन को मान्यता दी गई और उसको विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ठोस कदम था, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश की लॉ लागू हो जाती थी जो वहां चल रही है, लोकल लॉ के संबंध में वैसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 1726 का जो चार्टर है वो जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। और इसके अंतर्गत मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। पुराने जो समुद्री न्यायालय थे, जुडिकेचर था, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, और जो पुराना मेयर कोर्ट था मद्रास का, उसको समाप्त कर दिया गया। एक रूपता लाई गई, ठीक है, सारे सिस्टम में एक रूपता लाई गई। इस तरह से 1726 का जो आपका चार्टर है ये आपका लीगल हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अब आगे क्या देखेंगे, 1726 में क्या कमी रह गई, फिर उसके बाद उसी आधार पे 1753 में आपका नया चार्टर आएगा। तो नया चार्टर कब आता है, जब पुराने में कमी रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए नया चार्टर। पुरानी विधियों को ठीक करने के लिए ही तो संशोधन होता है। अगर पहले वाली विधियां ठीक रहें तो फिर संशोधन क्यों होगा? नहीं होता। कई सारी पुरानी 150-150 साल की विधियां चल रही हैं, अभी 150-150 साल पहले की विधियां चल रही हैं। भारतीय दंड संहिता, आपका भारतीय संविदा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, ये सब 150-150 साल पहले की चल रही हैं, रिलेवेंट है। ठीक है, बीच में संशोधन हुआ है, एज इट इज नहीं चल रही है, लेकिन मैक्सिमम उसका भाग तो लागू हो रहा है। तो अगर रिलेवेंट रहेगा तो वो समाप्त नहीं होगा। नया चार्टर आया मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, ठीक है। तो कमियों के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है।